नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की खबर के साथ, जो 13 जून को विधायक पद की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में सीएम धामी को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि 3 जून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से चंपावत उपचुनाव जीता था और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है। 3 जून को जब परिणाम सामने आए तो रिकॉर्ड मतों के साथ जीत करके मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर से विधायक के तौर पर अब शपथ लेने के लिए तैयार हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, जो उन्हें शपथ दिलवाएंगी विधायक पद की। आपको बता दें कि खटीमा से वो चुनाव हार गए थे और जिसके बाद चंपावत से उपचुनाव उन्होंने जीता है। 3 जून को जब परिणाम सामने आए तो रिकॉर्ड मतों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की और अब विधायक पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है। बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। 14 जून से शुरू हो रहे बजट सत्र के बारे में बैठक में चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू किए जाने पर भी सहमति बनी है। वहीं बैठक में गारंटी अवार्ड के प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने और हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, बजट सत्र का आगाज होने वाला है और ऐसे में तमाम तैयारियां। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी को लेकर बीते रोज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर मुहर लगी कि आगामी 14 जून से लेकर 20 जून तक उत्तराखंड विधानसभा में देहरादून में बजट सत्र होगा और इसके साथ ही 13 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि चंपावत का चुनाव जीत कर आए हैं, अपनी विधायकी की शपथ लेंगे और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनको शपथ दिलाएंगे। और इसके साथ ही कैबिनेट में बहुत सारे प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसमें सिंगल सिस्टम के तहत जो है उत्तराखंड के तमाम जिलों में तमाम जो एसडीएम्स हैं उनको अतिरिक्त पावर दी गई है। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों के कुछ मसले थे, उनको हल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन के आदेश दिए गए हैं और उसके साथ ही कैंपा में ऑडिट कराने की बात की गई है। कैंपा यानी कि क्षतिपूर्वक वन प्रबंधन योजना प्राधिकरण, इसके तहत ऑडिट कराने की बात कही गई और उसके साथ ही सीबीएसई का पैटर्न अब जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में लागू होगा। इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है, लेकिन विशेष फोकस आगामी बजट सत्र को लेकर हुआ है। और चूंकि 3 बार की बैठक जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से की है, जिसमें उत्तराखंड की हजारों जनता ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को बजट को लेकर अपने सुझाव दिए हैं कि इस बार का बजट किस तरह का जनता चाहती है। उसके साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की गई थी उत्तराखंड सरकार की ओर से, जिसमें जनता के सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन सुझावों का फिलहाल अध्ययन हो रहा है और बजट को जनता के सुझावों के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। रोहित, कल शाम ये कैबिनेट की बैठक हुई थी। 63,000 करोड़ के बजट को यहाँ पर मंजूरी मिली है, लेकिन अगर हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो इस बजट सत्र में ऐसा क्या क्या होगा जिससे उत्तराखंड की जनता को लाभ होने वाला है? बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई है। 47 सीटों पर उसने फिर से सत्ता पर अपनी जगह बनाई है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में अपना उपचुनाव भारी मार्जिन से जीता है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है और इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि 63,000 करोड़ का बजट है और बजट जो है समावेशी होगा, जन कल्याणकारी होगा, जनता के हित में, जनता को ध्यान में रखते हुए होगा और इसको लेकर पूरा खाका जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम जो अधिकारी हैं वित्त विभाग के, वो तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बजट सत्र का आगाज होने वाला है और साथ ही मांग ये भी उठ रही थी कि जिस तरीके से गैरसैंण में अगर विधानसभा बनाई गई है तो बजट सत्र वहां हो, उसको लेकर के भी यहाँ कुछ कहा गया, क्योंकि तय तो यही हुआ है कि देहरादून में ही ये सत्र होगा। ये देखिए मीनाक्षी, चूंकि इस समय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी जो है उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में लगी हुई है
और जब गैरसैंण में सत्र होता है तो हर विधायक का, उसका निजी स्टाफ, पुलिसकर्मी, उसके स्टेनो और बाबू, इन तमाम लोगों की एक लंबी फौज होती है। हज़ारों की संख्या में गैरसैंण पहुंचना पड़ता है। मैन पावर कम होने की वजह से प्रशासनिक क्षमता अभी इतनी नहीं है कि गैरसैंण में सत्र कराया जा सके, और 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में जनता को कोई दिक्कत ना हो, तमाम जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जाते हैं। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर सरकार ने चिंतन मंथन किया है और अंततः जो है देहरादून में सत्र कराए जाने की बात कही है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, आपके पास आते हैं। उत्तराखंड सरकार इन दिनों कुमारी कला में नई जान फूंकने की कोशिशों में लगी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस मुद्दे को लेकर बैठक भी की है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में कुम्हारी कला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। सीएम ने कहा है कि ये एक समृद्ध और प्राचीन हस्तकला है जिससे उत्तराखंड के कई परिवार जुड़े हैं। ये पहल भारत सरकार की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य कुम्हार समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त कर विकास की मुख्य धारा में वापस लाना है। सीएम धामी ने कहा कि कुम्हार हस्तकला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। वहीं प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क पर असंतोष जताया है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी और अधिकारियों को इस पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि लोगों को निर्माण कार्यों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ कहा कि हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि। जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी की मार्गों के निर्माण के काम चल रहे थे, पिछले दिनों भी मैंने समीक्षा बैठक की थी और उसमें बहुत ज़्यादा संतोषजनक काम नहीं हुआ, ऐसा हम सबके सामने विषय आया था। तो आज मैंने जो कार्यदायी संस्था है ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड, इनके अधिकारियों को और अपने जो परियोजना से संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं उनसे बैठ के बातचीत की है और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि जनता क्यों परेशान हो, जनता क्यों प्रभावित हो। जिस प्रकार से काम बहुत ढीला चल रहा है, लेट चल रहा है, संतोषजनक नहीं चल रहा है, तो मैंने इनसे दोनों से चर्चा की है और मुझे लगता है कि दोबारा फिर इनके साथ मैं बैठने वाला हूँ और निश्चित रूप से हम किसी निर्णायक स्थिति में पहुँचेंगे ताकि जनता को भी उसका लाभ मिल। वहीं प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन, कौशल विकास, गन्ना विकास और दुग्ध विकास विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बेसहारा गौवंश के मुद्दे पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूपी के तर्ज पर बेसहारा गौवंश के लिए समावेशी नीति का प्रस्ताव तैयार करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीपीपी मोड में पायलट प्रोजेक्ट पर यह काम होना चाहिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को आवंटित सरकारी भूमि पर गौ सदन बनाने की बात कही है। देखिए, आज मेरे तीनों विभाग कौशल विकास, एम्प्लॉयमेंट और हमारे गन्ना और दुग्ध, इन चारों के एनुअल हस्बेंड्री, चारों विभागों के 5 विभागों की हमने आज समीक्षा बैठक ली है। कुछ पॉलिसी मैटर्स है जिन पे डिस्कशन, कुछ पॉलिसी मैटर्स है जिस पे डिस्कशन हुआ है। जो हमारे यहाँ स्ट्रे कैटल को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए एक पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं। यूपी की तरफ पे वो पॉलिसी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज शाम कैबिनेट के बाद चर्चा करूँगा और हम बहुत जल्दी एक स्ट्रे पॉलिसी लेके आएंगे ताकि जो मेनेस है, जो लोग जानवर, जंगली जानवर घूम रहे हैं रोडों पे, उससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जानवरों को भी हानि पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा गन्ना किसानों के पेमेंट को लेके था, तो उसकी एक समीक्षा बैठक थी। हमने लगभग 75% गन्ना किसानों का पेमेंट कर दिया है। 50 करोड़ की एक और किस्त हमने राज्य सरकार से मांगी है, जिसको हमको कमिटमेंट हुआ है कि बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। और अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह। रोहित, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि गौ सदन बनाए जाएं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? ये देखिए मीनाक्षी, सौरभ बहुगुणा चूंकि प्रदेश के कौशल विकास मंत्री हैं और इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध विकास और इसके साथ ही गन्ना मंत्री भी वो उत्तराखंड के हैं, तो इन तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ सौरभ बहुगुणा की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सदन बनाए हैं, जहां पर आवारा
और दूध ना देने वाली गायों को संरक्षित किया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके, और आवारा घूमने वाली तमाम ऐसे गौवंश को इकट्ठा किया जाता है। उत्तराखंड में भी इस नीति को लागू किया जाना है और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ तौर पर कहा है कि ज़मीन का चयन कर लिया जाए और जो भी गौवंश आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं, जो गाय ऐसी हैं जो दूध नहीं देती और कई बार मालिक उन्हें छोड़ देते हैं और लिहाजा वो दर दर भटकती रहती है और अंततः उनकी मौत हो जाती है, ऐसे गौवंशों को चिन्हित करके उनकी मार्किंग करके उनको गौ सदन में इकट्ठा किया जाएगा। और इसके साथ ही दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस मसले को लेकर दुग्ध विकास के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। गन्ना मंत्री भी वो प्रदेश के हैं सौरभ बहुगुणा। गन्ना मंत्री ने जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया और ये फीडबैक में ये जानकारी मिली है कि जो गन्ना किसान है उनका अब तक 75% का जो भुगतान है वो हो चुका है, 25% जो भुगतान है वो अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। तो इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग सौरभ बहुगुणा के पास है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही कहा गया है कि अब जल्द ही फीडबैक लिया जाएगा अगली बैठक में। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर दिशा निर्देश तो दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गौ सदन बनाने की बात भी की गई है गौवंश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मामले अलग है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौवंश को लेकर के सड़कों पर वो घूमती हैं, समस्याएं ज्यादा हैं। तो क्या उत्तराखंड में भी इसी तरीके से समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये दिशा निर्देश जारी करने पड़े? ये देखिए मीनाक्षी, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तो देसी नस्ल की गाय होती हैं, बदरी गाय होती हैं और इसके साथ ही कई और नस्ल की गाय होती हैं। पहाड़ों में ऐसी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हो गए, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, आपका उधम सिंह नगर हो गया, इन जिलों में ऐसी समस्याएं हैं। लिहाजा इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसके आदेश दिए हैं। गौ सदन के लिए भूमि चयन करने के आदेश दिए हैं और ये भी अधिकारियों से कहा है कि हफ्ता 10 दिन के बाद एक बैठक और की जाएगी और क्या कुछ प्रोग्रेस है इस दिशा में इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर गोपेश्वर से, जहां नगर पालिका परिषद में खाली बड़े अध्यक्ष पद के लिए कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहनलाल चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में करीबन 13,000 मतदाता नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश के मंत्रियों ने, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जगह जगह जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं की हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दो विषय हमारे सामने, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो केंद्र सरकार का समय 8 वर्ष और 8 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश के अंदर सम्मेलन, पत्रकार वार्ता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसके तहत ये कार्यक्रम था, लेकिन साथ में गोपेश्वर का उपचुनावी होना, इसलिए दोनों जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर जिस तरह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत काम किया, लोगों को राहत दिलाया, उसकी आम चर्चा नीचे तक जाए, ये हमारा सबको सम्मेलन के माध्यम से कहना है। और रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां हरिद्वार में आज से विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में ज्ञान वापी और धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आज से निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में होगी। इसमें देश के 300 से ज्यादा संत और महात्मा शामिल होंगे। आपको बता दें कि ज्ञान वापी, कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में देश में चल रहे हालात को लेकर संतों से फीडबैक लिया जाएगा। वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्राओं पर, देश के कई हिस्सों में हुई पत्थरबाजी और सांप्रदायिक घटनाओं पर भी संत अपनी राय रखेंगे। रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, इसके पहले भी यहाँ पर धर्म को लेकर के धर्म संसद हुई थी, एक बार फिर से इसी तरीका का कार्यक्रम होने वाला है। पिछली बार काफी विवाद पनपा था, क्या इस बार यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे? क्योंकि पिछली बार कोर्ट की तरफ से भी कड़ी फटकार लगाई गई थी। देखिए मीनाक्षी, हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन और सम्मेलन किए जाते हैं।
एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन की बैठक होनी है। हालांकि यह बैठक हरिद्वार के निष्काम धाम भूपतवाला में होगी। इसको लेकर सभी तैयारी साधु संतों द्वारा पूरी कर ली गई है। हालांकि इस बैठक में 300 से ज्यादा महामंडलेश्वर संत और आचार्य पहुंचेंगे। कहा जा सकता है इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी हो, टारगेट किलिंग हो, तमाम तरह के जिस तरह देश भर में दंगे हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि केंद्रीय मार्गदर्शन इस बैठक में लगातार ही साधु संतों से संपर्क कर रहा था और आज ये बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम साधु संतों से चर्चा कर आने वाले 1 साल की योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर लगातार ही जो केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद है वो कहीं ना कहीं अमल करेगा। तो कहा जा सकता है बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और ये बैठक 3 बजे शुरू होगी। हालांकि यह बैठक 2 दिवसीय है और 2 दिवसीय इस बैठक में करीब 300 से ज्यादा संत मौजूद है। हरिद्वार के सभी साधु संत यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि जिस तरह से आपको याद होगा हनुमान जन्म उत्सव पर लगातार ही देश भर में दंगे हुए हैं, लगातार पत्थरबाजी हुई है, उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई किस तरह से होनी है, किस तरह से आगे की रूपरेखा होगी, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल संजय, तो यहाँ मुद्दे होंगे काफी जिसको लेकर के 2 दिवसीय ये यहाँ पर सम्मेलन होगा। आते हैं आपके पास, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी रानीपुर में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं हरिद्वार में ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर टीकाकरण की योजना बनाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग हर घर दस्तक अभियान के तहत दूसरा और एहतियाती टीका लगाने से छूटे लोगों का टीकाकरण करेगा। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कहा कि 10 जून से हर घर दस्तक अभियान शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आशा और एएनएम कर्मियों की मदद से 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि 12 साल से बड़े सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सीएम साहब के निर्देशन में पूरे ये उत्तराखंड में चल रहा है घर घर दस्तक प्रोग्राम है। इसमें हमारा कोई 12 से 14 साल तक का बच्चा हो, 15 से 17 साल तक का बच्चा हो या फिर प्रिकॉशन डोज जो 60+ है उनकी कोई भी डोज छुट्टी होगी तो उसको घर घर जा करके हमारी आशाएं, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्कर्स उसमें वॉलंटियर्स भी हैं, चेक करेंगे और उसको लगाएंगे। आज हमारे 19 जगह हैं जहाँ पर 19 गाँव में जा करके हमारी 19 टीमें हैं जो घर घर जा करके लगाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं फोटो। और हमारे सहयोगी संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिन लोगों की कोरोना की दूसरी डोज छूट गई है उनके लिए फिर से ये अभियान चलाया जा रहा है। सरकार काफी ध्यान रख रही है कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सके। ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मीनाक्षी, देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और खासकर हरिद्वार में हम देख रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य महकमे द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है उनको घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार ही उत्तराखंड राज्य में जो टीकाकरण अभियान है वो तेज कर दिया है और धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार उन लोगों को चिन्हित कर टीका लगाया जा रहा है जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है। हालांकि इस अभियान के तहत लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और लोग जो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर उनसे टीका भी लगवा रहे हैं। कहा जा सकता है कि अगर टीका लग गया तो कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित रह सकते हैं और कोरोना का जो महामारी का डर है वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड में हो रही धांधली को लेकर पात्र को हाँ और अपात्र को ना अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिसमें लगभग 58,000 से ज्यादा राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। चमोली जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने अब तक राशन कार्ड वापस किए हैं। इस पर विभाग की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में 58,000 कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से पीएचएच के 38,000 से ज्यादा और अंत्योदय के 4,000 से ज्यादा कार्ड सरेंडर किए गए हैं। आने वाले समय में ये कार्ड पात्र व्यक्तियों को सौंप दिए जाएंगे।